Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 1 from the first year biology. Its name will be Introduction of the Biology. In this chapter we are study about life and we are study about the effect of biology on any living organism directly or indirectly both. आज की इस वीडियो टॉपिक में जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा है बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स। उसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर दैट इज़ ब्रांचेस एंड फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट टॉपिक हमारा इस वीडियो का होगा दैट विल बी एसोसिएशन बिटवीन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल introduce the content we are going to study in this chapter. Our first topic in this chapter is bio and its major fields. यानी हमने इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है बायो क्या है और इसकी मेजर फील्ड्स क्या क्या हैं, हमने इस बारे में डिस्कस करना है। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम से क्या मुराद है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायो के अंदर किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस और फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। यानी हमने बात करनी है ब्रांचेस की और फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी की। ये ब्रांच बायो की क्या कितनी ब्रांचें हैं और किस ब्रांच में किस हवाले से स्टडी की जा सकती है, हमने ये डिस्कस करना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से मुराद कि कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इवॉल्व हुआ है टू अ सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। यानी बायो के अंदर कोई भी जानदार किस तरीके से एक सादा जानदार एक पेचीदा जानदार के अंदर कन्वर्ट की तरफ तब्दील हुआ है, ये सारी स्टडी करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है एसोसिएशन बिटवीन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने स्टडी करनी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके से होता है, वो अपनी लाइफ किस तरीके से गुजार रहा होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है लिम्फेटिक लिंकेज। लिम्फेटिक लिंकेज से मुराद है कोई भी एवोल्यूटरी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एवोल्यूटरी पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी हिस्ट्री के थ्रू के किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है उसके बारे में स्टडी करते हैं इन लिम्फेटिक लिंकेज। इसके अलावा हम बात करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म्स का इस वक्त जो मौजूद है उनका रिलेशन प्रीवियस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के साथ किस तरीके से था या किस तरीके से है, वो सारी बातें हम डिस्कस करते हैं लिम्फेटिक लिंकेज। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट विल बी बायोलॉजिकल मेथड। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं वो सारी प्रॉब्लम जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फेस आ रही होती है, उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको क्या तरीक़ेकार है, हमने वो बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू हम करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। कि बायो की क्या एप्लीकेशंस हैं किसके लिए, इंसानियत की भलाई के लिए। तो उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा वो है इम्यूनाइजेशन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है एंटीबायोटिक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी रेडियोथेरेपी। या रेडियोथेरेपी क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, इम्यूनाइजेशन क्या होती है, ये सारी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमारे पास कीमोथेरेपी है, हाइड्रोपोनिक्स है और क्लोनिंग है इस चैप्टर के अंदर। So let's we start the first topic of this chapter that is biology. जैसा कि हमें पता है कि बायोलॉजी वर्ड दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। ये ग्रीक वर्ड से निकला है that means the word is bios that mean will be life and the second word is logos that mean will be study or knowledge. अब अगर हम बात करते हैं तो जो बायो का वर्ड है इसके मतलब होते हैं लाइफ। अब बहुत सारी
स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आता है कि आया लाइफ क्या है, लाइफ क्या होती है और लाइफ को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आया इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो इन शॉर्ट के अंदर हमने एक्सप्लेन करने के लिए लाइफ को एक वर्ड ड्राइव किया हुआ है, दैट इज ग्रीमाइंड। ग्रीमाइंड एक ड्राइव वर्ड से, यानी ये वर्ड हमने खुद बनाया हुआ है और इसका स्टैंड क्या है, ग्रीमाइंड किस चीज से मिलके बना है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच पोजेसेस लाइफ। अब यहाँ पे अगर ग्रीमाइंड का फर्स्ट वर्ड देखते हैं, जो हमारे पास क्या है, जी। जी एक कैरेक्टर है किसी भी लाइफ या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब जी स्टैंड फॉर ग्रोथ, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा, अगर किसी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर लाइफ मौजूद है तो उसमें क्या होगी, उसमें ग्रोथ का प्रोसेस होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आर, दैट आर स्टैंड फॉर रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन क्या है, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, यानी कोई भी लाइफ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी जानदार या किसी भी जानवर या किसी भी ऐसी चीज जिसके अंदर लाइफ मौजूद होगी उसके अंदर क्या होगा, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है दैट विल बी आई, दैट्स मीन विल बी इंटरैक्शन, यानी उसका इंटरैक्शन उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या होगा, उसके इर्द गिर्द के माहौल के साथ उसका इंटरेक्शन किस तरीके से है वो भी मौजूद होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी भी लाइफ के अंदर। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है दैट विल बी एम। एम रिलेट इज स्टैंड फॉर मूवमेंट। अब एम स्टैंड फॉर मूवमेंट क्या होगी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी लाइफ के अंदर क्या होगी, हमारे पास मूवमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एन, दैट स्टैंड फॉर न्यूट्रिशन, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को अपनी ग्रोथ के लिए अपने रिस्पायरेशन के लिए उसको क्या चाहिए होगा, उसको मूवमेंट के लिए, उसको इंटरेक्शन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी उसको एनर्जी मिलेगी बाय द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन। नेक्स्ट जो हमारे पास जो वर्ड है दैट इज ई, दैट स्टैंड फॉर एक्सक्रीशन, दैट स्टैंड फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है हमारे पास, एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अ बॉडी, दैट इज नॉन एज एक्सक्रीशन। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है दैट इज आर, आर स्टैंड फॉर रिप्रोडक्शन, and reproduction is a process in which any living organism produce their own kind of species, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी जानवर अशिया अपने ही जैसा दोबारा अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, दैट इज प्रोसेस विल बी नॉन एज रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी डी, द नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वर्ड विल बी डी, दैट इज नॉन एज, दैट इज stand for development, this stand for development, D stand for development। अब development क्या है, किसी भी चीज का बनना। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको नजर आ रहा होगा G, that G is stand for growth। growth का मतलब भी है बढ़ना और D stand for भी बढ़ना। तो दोनों में फर्क क्या है, growth और development में दोनों में फर्क क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे एक बात क्लियरिफाई करते जाएं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग प्रोसेस हैं। डेवलपमेंट क्या होती है, किसी भी चीज़ का नए सिरे से बनना, यानी कोई भी चीज़ स्टार्टिंग पॉइंट से बनना शुरू हुई है और उसने अपना पूरा एक स्ट्रक्चर बना लिया है। अब वो स्ट्रक्चर पूरा बन चुका है, अब क्या होगा, उसमें इजाफा होगा, तो वो क्या होगा, जो इजाफा है वो उसका क्या है, ग्रोथ। यानी कोई चीज़ अगर बन रही है उसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है किस चीज़ की बनने की, तो वो क्या है, उसके अंदर डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के बाद उसके अंदर इजाफा हो रहा है तो वो क्या है, ग्रोथ। किसी भी लाइफ के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर अगर हमने बात करनी है लाइफ की कि कैरेक्टर ऑफ लाइफ क्या है, तो ये सारे के सारे एक
ये जितने भी आपके पास हैं वर्ड्स लिखे हुए हैं सारे के सारे आपके पास क्या है, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, जिसको हमने शॉर्ट टर्म के अंदर एक वर्ड बनाया है, दैट इज रिमाइंड। अब बायो को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि बायो क्या है। बायो को अगर हम डिफाइन करें अब, तो बायो इज द नेम ऑफ नेचुरल साइंसेज। नेचुरल साइंसेज डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी अगर हम बात करते हैं, बायो एक जर्नल नेचुरली कुदरती साइंस है जो डील्स करती है किसी भी तरीके की लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इट इज द सिंपली अगर हम कहें तो सिंपली बायो क्या है, द स्टडी ऑफ लाइफ। हम किसी भी जिंदगी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, किसी भी जानदार की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, तो हम वो क्या कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं किसकी, हम स्टडी कर रहे हैं क्या, बायो स्टडी कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, दैट इज फॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाई इनटू अ किंगडम, टू किंगडम। यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके की लाइफ को या किसी भी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने तरीकों को क्लासिफाई करें, तो फॉर्मली हमें पहले नहीं पता था। हमें जब अगर हम बात करें फॉर्मली, ये पहले के ज़माने में लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया हुआ था, तो वो थे हमारे पास 2 किंगडम। और वो 2 किंगडम कौन से थे, सबसे पहले जो हमारा किंगडम था दैट विल बी किंगडम प्लांटाई। किंगडम प्लांटाई में किस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, इसमें सारे के सारे प्लांट्स इंक्लूड थे, और उन प्लांट्स की स्टडी को जो हम कह रहे हैं दैट विल बी नॉन एज, दैट इज नॉन एज द स्टडी ऑफ प्लांट इज नॉन एज बॉटनी। अब नेक्स्ट जो हमारा है, द नेक्स्ट किंगडम जो हमारा जो सेकेंड किंगडम फॉर पुराने ज़माने में बनाया गया था, पुरानी क्लासिफिकेशन के थ्रू बनाया गया था, दैट विल बी किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया बनाया गया था या एनिमल किंगडम बनाया गया था, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे किसके बारे में, इन अ एनिमल्स। किंगडम एनिमेलिया के अंदर सारे के सारे हमने क्या कर दिए थे, इंक्लूड कर दिए थे किनको, एनिमल्स को, और हमने उसको नाम दे दिया था स्टडी ऑफ एनिमल्स का, यानी जूलॉजी का। अब यहाँ पे जूलॉजी, जू स्टैंड फॉर एनिमल्स, एलॉजी स्टैंड फॉर स्टडी। अब यहाँ पर आप याद किस तरीके से कर सकते हैं कि प्लांट के अंदर हम किस तरीके की स्टडी करेंगे, और अपने बॉटनी के अंदर हम किस तरीके की स्टडी करेंगे, और एनिमल किंगडम यानी जूलॉजी के अंदर हम किस तरीके की किंगडम स्टडी करेंगे। तो जू, द वर्ड जू, आप लोग में से हम लोग बहुत सारे लोग जू जाते हैं, जू में हम क्या देखते हैं, दैट विल बी वी सी द एनिमल। तो जू जाके हम स्टडी करते हैं किसकी, एनिमल्स की, तो दैट स्टैंड फॉर जूलॉजी। और बॉटनी, बॉटनी स्टैंड फॉर बी फॉर भूत, और बी फॉर बॉटनी, भूत। अक्सर आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में 2 दादा परदादा हमारे थे, वो एक कहानी सुनाया करते थे कि रात के टाइम पे दरख्तों के नीचे मत जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, भूत होते हैं, भूत होते हैं। तो भूत स्टैंड फॉर बी, और वो कहाँ होते हैं, दरख्तों के नीचे, और बॉटनी स्टैंड फॉर बी। तो क्या हो गया, बी फॉर बॉटनी, बी फॉर भूत। तो बॉटनी का भूत कहाँ है, प्लांट के अंदर। प्लांट में हम किस में स्टडी कर रहे हैं, बॉटनी में। सो द स्टडी ऑफ प्लांट इज नॉन एज बॉटनी, द स्टडी ऑफ एनिमल इज नॉन एज जूलॉजी। अगर हम बात कर रहे हैं अब जो हमारे पास क्लासिफिकेशन की गई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो किस तरीके से की गई है। अब हमने जैसे कि हम अगर बात करें फॉर्मली, हमने जो डिवीजन करी थी एनिमल्स की या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो कितने बेस पे की थी, 2 किंगडम में। ऐसा क्यों था, क्योंकि हमारे पास उस वक्त कोई भी इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं था, हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं थी, जिसकी वजह से हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम नहीं देख पा रहे थे। हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं थी, जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेल नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे जैसे बायो तरक्की करती गई, दुनिया आगे बढ़ती गई, उस तरीके से क्या हुई, बायो के जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई, बायो आगे बढ़ती गई, उसी तरीके से क्लासिफिकेशन क्या होती गई, बेहतर होती गई। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बीन क्लासिफाइड इनटू अ 5 किंगडम। यानी अगर हम बात करते हैं कि पहले हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने उसमें क्लासिफाई किया हुआ था, 2 के अंदर, और अब हमने कितने किंगडम्स में किया हुआ है, 5 किंगडम्स के अंदर। अब वो किंगडम्स कौन कौन से हैं, हमारे पास जो सबसे पहला किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम इसमें किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं और इनको किस बेस के ऊपर क्लासिफाई किया है, वो हम देख लेते हैं।
हम अगर सबसे पहले देखें कोई, तो हमारे पास जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर हमारे पास क्या है, इट इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या है, हमारे पास प्रोकैरियोटिक क्या है, हमारे पास प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कोई वो ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस, यानी अगर हम बात करते हैं कोई सेल का, एक सेल है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है, उसका जो न्यूक्लियस है यानी उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी प्रॉपर, यानी उसका जो जेनेटिक्स मटेरियल, यानी एक ये सेल है और इसके अंदर ये जेनेटिक्स मटेरियल बना पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई कवरिंग मौजूद नहीं है, दैट टाइप ऑफ सेल विल बी नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, यूनि मतलब क्या होता है, एक, सेल मतलब सेल, यूनिसेलुलर मतलब सेल, यानी एक सिंगल सेल पे ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहा है, दैट विल बी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। पूरे यूनिवर्स के अंदर हमारे पास सिर्फ दो मोनेरा के, यानी हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या किंगडम मोनेरा से बिलोंग करने वाले स्पीशीज हैं, दैट अपना ऑर्गेनिज्म हैं, दैट विल बी बैक्टीरिया एंड दी साइनोबैक्टीरिया। स्पीशीज की काफ़ी सारी हो सकती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशी बैक्टीरिया की पाई जा सकती है, साइनोबैक्टीरिया की पाई जा सकती है। जो हमारे पास नेक्स्ट किंगडम है, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर किस तरीके के एनिमल्स हैं, हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं और क्या है, यूकैरियोट। अब यूकैरियोट क्या है, यूकैरियोट के ऊपर क्या होगा, ये जो सेल है उस, यानी कोई भी सेल है, यानी कोई एक सेल है, अब ये एक सेल है और ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर एक प्रॉपरली क्या होगी, कवरिंग हुई हुई होगी एंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ होगा जिससे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, एंड दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियस विल बी नोन एज यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस किंगडम की, तो इस किंगडम के अंदर हम जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्लासिफाई नहीं कर पाते कि आया वो प्लांट है आया वो एनिमल्स है। क्यों? क्योंकि उन एनिमल्स के अंदर दोनों तरह के कैरेक्टर पाए जाते हैं, यानी प्लांट वाले कैरेक्टर भी पाए जाते हैं और एनिमल वाले कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट किंगडम है वो हमारे पास क्या है, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के अंदर किस तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इट इज इंक्लूड ऑल नॉन क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर थाइलाकॉइड ऑर्गेनिज्म हैविंग अ सेल वॉल। एग्जांपल हमारे पास ऑल काइंड ऑफ फंजाई, यूनिसेलुलर टू द मल्टीसेलुलर लाइक मशरूम एंड द ईस्ट। अगर हम बात करते हैं, ये एक ऐसा किंगडम है जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं, नॉन क्लोरोफिलस हैं, कैसे हैं, मल्टीसेलुलर हैं, कैसे हैं, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड मानी थैली नुमा, उनका जो स्ट्रक्चर है वो थैली नुमा होता है। इसके हमारे अंदर उनके पास क्या होती है, सेल वॉल भी मौजूद होती है। इसके अंदर हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं, इसमें हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है, यानी दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं। थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर है, सेल वॉल मौजूद है, लेकिन नॉन क्लोरोफिलस है। नॉन क्लोरोफिलस क्या होंगे, नॉन क्लोरोफिलस यानी उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। सो अगला जो हमारा किंगडम है वो है हमारे पास किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में किस तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे पास पाए जाएंगे, इट कंटेन ऑल क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग अ सेल वॉल फॉर्म बाय अ सेलुलोज। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं, क्लोरोफिलस हैं, मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं और क्या है, इनकी जो सेल वॉल फॉर्म हुई है किससे फॉर्म हुई है, सेलुलोज से। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट इज क्लोरोफिल या व्हाट इज क्लोरोफिलस। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद अपने जिस्म के अंदर बना रहे होते हैं, यानी अपनी बॉडी सेल के अंदर बना रहे होते हैं, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी नोन एज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, यानी जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा वो ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, वो ऑर्गेनिज्म आपके क्या होंगे, दैट विल बी ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कैसे होंगे, जो अपना खाना खुद बना रहे होंगे।
यानी उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। और जो नॉन क्लोरोफिलस है उनका मतलब, इसका मतलब ये है कि दे आर हेट्रोट्रॉपिक, यानी वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे, अपने जिस्म के अंदर नहीं बना रहे, वो अपना खाना बाहर से किसी और ऑर्गेनिज्म से हासिल कर रहे हैं। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी नोन एज हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म। उसके बाद इसके बाद हमारे पास जो किंगडम है दैट विल बी किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में किस तरीके के ऑर्गेनिज्म है? इट इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म और हैविंग नो सेल वॉल। यानी अगर हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की, किंगडम एनिमेलिया क्या है? दे आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म हैविंग अ नो सेल वॉल, यानी इनके पास सेल वॉल नहीं है, ये ऑटोट्रॉपिक नहीं है, यानी नॉन क्लोरोफिलस है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते अपने जिस्म के अंदर, मल्टीसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया, तो द बेसिक एंड मेन फंक्शन इज द सेल स्ट्रक्चर एंड सेल और मेन फंक्शन इज सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर की अगर बात करें वो कैसे कि वहां पर आपके पास क्या पाया जा रहा था? सेल के अंदर सेल वॉल पाई जा रही थी, और यहाँ एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जा रही। वो भी नॉन क्लोरोफिलस थे, ये भी नॉन क्लोरोफिलस है, लेकिन वहाँ पे एक और बात थी कि वहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी था। दैट यूनिसेलुलर यानी वहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी पाया जा सकता है, ठीक है, वो इतने वेल स्टेबल नहीं है। अच्छा, वहाँ पे एक और प्रोसेस होता है दैट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड, यानी अगर वो ऑटोट्रॉपिक है, अपना खाना किसी और, अपना हेट्रोट्रॉपिक है तो अपना खाना किसी और से ले रहे हैं, तो वहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक जरूर है, लेकिन वहाँ पर जो अपना खाना लेंगे दे विल बाय मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो अपना खाना क्या करेंगे? जस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन यहाँ एनिमल्स के अंदर क्या होगा? ये अपना खाना हासिल करेंगे दूसरों से, लेकिन ये अपना खाना क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं, इनटेक करते हैं विद इन अ बॉडी, यानी खाते हैं अपना खाना, ये अपना खाना एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। किंगडम प्रोटिस्टा की जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है? जेट बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद प्रोटिस्टा की अगर हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ हमारे पास पर्पल कलर के बॉक्स के अंदर प्रोटिस्टा की एग्जाम्पल लिखी हुई है, दैट विल बी एल्गी, प्रोटोजोआ एंड डिफरेंट। उसके बाद येलो या ऑफ वाइट कलर का बॉक्स बना हुआ है किंगडम फंजाई का। किंगडम फंजाई की अगर हम बात करते हैं तो किंगडम, मैं यहाँ पे पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ 2 मिनट। ये आपको ये जो है किंगडम फंजाई है, ये आपका किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम मोनेरा ये रहा, किंगडम प्लांटी आपको देख रहे हैं, ये प्लांट्स की एग्जांपल दी हुई है। किंगडम फंजाई के अंदर आपके पास मशरूम एग्जांपल है, ईस्ट है, मोल्ड्स हैं, ये सारी एग्जांपल आ रही हैं। किंगडम प्लांटी के अंदर आपके पास ट्रीज़ हैं, फर्न, मॉस, कॉलीफ्लावर्स, फ्लावर ट्री, ये तरीके से जितने भी प्लांट्स आपके पास है किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं। किंगडम एनिमेलिया के अंदर अगर देखें तो आपके पास इंसेक्ट्स हैं, स्क्वाइड्स हैं, हॉर्स, स्पंज, अर्थवॉर्म, ह्यूमन बीइंग, ये सारी एग्जाम्पल किस में आ रही है? किंगडम एनिमेलिया के अंदर आ रही है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है ब्रांचेस ऑफ फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ फील्ड ऑफ बायोलॉजी के में क्या है हमारे पास? अगर हम इसकी डिस्कशन करें तो हमारे पास यहाँ कुछ मेजर फील्ड्स हैं, जो कुछ स्पेशलाइज फील्ड हैं बायो की, जिसमें हम स्पेशल यानी स्पेसिफिक स्टडी करते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट जो ब्रांच है, जो हमारे पास फील्ड है, दैट विल बी माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारे पास क्या होती है? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब दो एटम मिलके एक एटम मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज मॉलिक्यूल एंड दैट स्टडी विल बी नोन एज मॉलिक्यूलर स्टडी, यह मॉलिक्यूलर स्टडी। अब अगर हम बात करते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रेजेंट किसके अंदर है? जो किसके अंदर प्रेजेंट है? बायो के, यानी ब्रांच ऑफ द बायो, एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्ट्रक्चर की बात करें या फंक्शन की बात करें, किसकी? मॉलिक्यूल्स की। किसके अंदर? किसी भी लाइफ के अंदर। दैट टाइप ऑफ बायोलॉजी विल बी नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर हम यहाँ पे अगर बात करते हैं द मॉलिक्यूल स्टडी with the help of biological process of living organism such as nucleic acid। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है,
जीन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, जीन स्ट्रक्चर है, प्रोटीन हमारे पास एक बायोमोलिक्यूल है, हम इन सब की बात करें ये क्या है, किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं बॉडी के अंदर, ये सारी की सारी जो प्रोसेस होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी स्टडी, इनका फंक्शन, ये सारी की सारी हम स्टडी करते हैं किस ब्रांच के अंदर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। जो हमारे पास इसके अलावा ये ही ब्रांच हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेसिक फाउंडेशन प्ले कर रही होती है। अगर हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, कि हमारे पास एक फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, ये किसकी बेस के ऊपर रखी गई है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बेस के ऊपर रखी गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है दैट विल बी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ये अगेन माइक्रो स्टैंड फॉर स्मॉल टाइनी मॉलिक्यूल्स, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी स्टैंड फॉर स्टडी। यानी इसके अंदर हम क्या करेंगे, उन तमाम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, या किसी भी तरह के जर्म्स पार्टिकल्स हैं, हम उसको स्टडी करते हैं इनटू अ माइक्रोस्कोप, हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। यानी एक कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आम आँख से, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए हमें क्या करना पड़े, माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़े। दैट टाइप ऑफ स्टडी विल बी नॉन एज माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट विल बी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी डील्स कर रही होती है इन्वायरमेंट, यानी जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो भी इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट का उस लिविंग बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी जो स्टडी होती है दैट स्टडी विल बी नॉन एज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है दैट विल बी मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी क्या है हमारे पास, मेरीन बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन ओशन एंड सी वाटर। यानी अगर हम बात करें ऐसे ऑर्गेनिज्म जो समंदर के अंदर पाए जा रहे हैं, हमारे पास ओशन या सी के अंदर पाए जा रहे हैं, उनकी केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, उनके वो अपने इन्वायरमेंट से किस तरीके से डील कर रहे हैं, वो अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से अपने बॉडी को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, तो उसकी जो स्टडी होगी वो हमारे पास किस में आती है, मेरीन बायोलॉजी के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट विल बी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या है हमारे पास, द डील्स विद द लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर लाइक लिवर, लेग्स, पोन्स, स्टीम। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेरीन वाटर बायोलॉजी एंड फ्रेश वाटर बायोलॉजी। जब मेरीन वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म और फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेरीन वाटर की, तो मेरीन वाटर के अंदर सॉल्ट की अगर बात करते हैं, सॉल्ट जो नमकियात हैं इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। सॉल्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा, और यहाँ पर फ्रेश वाटर वो क्या होती है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम, जिसकी वजह से दोनों का एनवायरनमेंट, यानी दोनों का एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। दोनों के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट को क्या कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, इसलिए दोनों की स्टडी भी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट विल बी पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की या किसी भी पैरासाइट की लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, किसी भी पैरासाइट के लाइफ के बारे में, या मूड ऑफ उसकी, यानी उसके हम लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या फिर वो अपनी डिजीज़ किस तरीके से ट्रांसमिशन, उसकी जो डिजीज़ है वो किस तरीके से ट्रांसमिट हो रही है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में किस तरह से ट्रांसमिट हो रही है, या उसका इंटरेक्शन क्या है अपने होस्ट सेल के साथ, किस तरीके का इंटरेक्शन है, किस तरीके से इंटर होती है, या किस तरीके से साइड ऑफ इफेक्ट करती है, उस सारी की सारी स्टडी को हम क्या करें, कहाँ पर स्टडी करते हैं, इनटू अ पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है या फील्ड है हमारे पास, वो है क्या, ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी दैट इज इंक्लूड द ऑल ह्यूमन लाइफ लाइक एनाटॉमिक, फिजियोलॉजी, हेल्थ, इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन। यानी अगर हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन हेल्थ, इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, कि ह्यूमन किस तरह बना, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, वो अंदर से किस तरीके का बना हुआ है, उसकी बॉडी फंक्शन क्या हो रहे हैं, वो उसकी हेल्थ क्या है, उसके अंदर इनहेरिटेंस यानी विरासत किस तरह से आ रही है, उस सारी चीज़ों को डील कर रहे होते हैं इनटू या स्टडी कर रहे होते हैं इनटू ह्यूमन बायोलॉजी।
नेक्स्ट जो हमारे पास branch है that will be social biology. The social biology is deal with the study of social interaction with of the certain animal within a population, especially human being. यानी कि हम बात करते हैं ऐसे कौन सी ब्रांच है जो एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या कर रही होती है, एज अ समाजी एक्टिविटी, यानी समाजी काम कर रही होती है, कोई इफेक्ट कर रही होती है, कोई फलाह की का काम कर रही होती है. इस तरह की जितनी भी स्टडी है दैट विल बी, या फिर इस तरह के जितने भी काम है उस वो सारे के सारे हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं, इनटू अ सोशल बायोलॉजी. नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है दैट विल बी बायोटेक्नोलॉजी. दैट इज द रिसेंट ब्रांच ऑफ द बायो इन पाकिस्तान. इट विल बी कम मे बी 2003. ये 2003 के अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर आई है और इसका बहुत अच्छे तरीके से अभी तक इसका बहुत अच्छा स्कोप है आगे फ्यूचर के अंदर अगर देखा जाए तो. इसमें हम करते क्या है, इट इज़ द मोस्ट रिसेंट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी. इट डील विद द स्टडी ऑफ यूजिंग डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग. यानी हम क्या करते हैं, डेटा यूज़ करते हैं, हम डेटा यूज़ कर रहे होते हैं और टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं, किसकी, इंजीनियरिंग की टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं और उस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, किसको, प्रॉब्लम्स को. कौन सी प्रॉब्लम्स को, जो लिविंग बीइंग के अंदर यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पेश आ रही हैं. इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको दूं तो जो हम आर्टिफिशियल कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं या आर्टिफिशियल हार्मोन जो बना रहे हैं दैट विल बाय थ्रू अ बायोटेक्नोलॉजी. अगर हम कोई वैक्सीन प्रिपेयर कर रहे हैं वो थ्रू अ बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं. तो ऐसी जितनी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, यानी वैक्सीन बनाई जा रही है या फिर कोई इक्विपमेंट बनाया जा रहा है या फिर कोई एक ऐसी मशीन बनाई जा रही है जो रिलेट विद दी ह्यूमन प्रॉब्लम हो, यानी ह्यूमन प्रॉब्लम को क्या कर रही हो, सॉल्व कर रही हो, रिजॉल्व कर रही हो, तो उसको क्या उसकी हम सारी क्या करते हैं, स्टडी कहाँ पे करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में. एक बात फिर मैं क्लियर कर दूँ, इसमें टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं हम किसके ऊपर, इंजीनियरिंग की टेक्निक है. डेटा यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करेंगे किसके लिए, एनिमल्स लिविंग बीइंग के लिए, स्पेशली ह्यूमन बीइंग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, इन टेक्निक को यूज़ करेंगे. अब ये टेक्निक कहाँ यूज़ हो सकती है, किसी भी लाइफ को यूज़ करते हुए हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे, यानी किसी लाइफ के ऊपर ये टेक्निक यूज़ करेंगे. तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, दैट विल बी नोन एज बायोटेक्नोलॉजी. हमारे पास यहाँ पे एक रीज़न आ सकता है, इस टॉपिक में से एक रीज़न आता है, एक थिंकिंग क्वेश्चन आता है, वाई बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ मोस्ट वेरिएबल ब्रांच फॉर मैनकाइंड. तो इसमें अगर अभी हमने बात करी कि वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन की अगर बात करें या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन बीइंग के लिए फ़ायदा पहुँचा रही होती है, वो कहाँ पे प्रिपेयर की जा रही होती है, कैसे प्रिपेयर की जा रही है, थ्रू बायोटेक्नोलॉजी. तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल है फॉर दी मैनकाइंड. इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा काम की फील्ड है ये, और आने वाले वक्तों में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव फील्ड होगी.